भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण आग लगने का मामला देखने को मिला है, जहां पर सूचना प्रातः पुलिस नियंत्रण कक्ष से रीको फायर ब्रिगेड को प्राप्त हुई। आग एक निजी औद्योगिक इकाई में लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप अख्तियार किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लगभग आधा दर्जन श्रमिकों की जलने से मौके पर ही मौत हुई। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि कई शव मानव कंकाल जैसी अवस्था में बरामद हुए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीमें और चिकित्सक दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच शुरू की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए अलवर के भिवाड़ी के टप्पूकुड़ा का इलाका, जहां पर ये आग लगती है और ऐसे में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आग का जो धुएं का गुबार निकला, उससे ही साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। आधा दर्जन के करीब श्रमिकों की यहां पर मौत हो जाती है। बेहद दर्दनाक मौत। तस्वीरें आप देख लीजिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें। आग के क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों से आग लगी है, फिलहाल हर एंगल के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुटी हुई है। और ये ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई है क्योंकि बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। आधा दर्जन श्रमिकों की मौत हो जाती है और कुछ कंकाल के रूप में। आप सोचिए कि कितना भयावह दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा। कुछ की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी, जब उनकी मौत होती है तो कंकाल की तरह उनके शव दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल जो जख्मी अवस्था में हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो भीषण अग्निकांड भिवाड़ी के टप्पूकड़ा में देखने को मिला। फैक्ट्री में सुबह आग लगी थी और पुलिस की गश्त पे जो गाड़ी थी उसने सबसे पहले आग देखी थी। अभी हमारा मालिक से भी कांटेक्ट हो गया है और हमारे इनके मैनेजर से कांटेक्ट हुआ है। मैनेजर ऑन द वे है, वो आ रहे हैं। इसमें अभी तक हमको 7 डेड बॉडीज मिली है और ये शायद बिना अनुमति के, इसमें जहाँ तक है रिको के से हमें पता चला है कि ये गारमेंट्स के लिए ये फैक्ट्री अलॉटेड थी और यहाँ शायद पटाखे या ऐसा कुछ मिल रहा है, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये अवैधी था जो कार्य हो रहा था और इसमें ब्लास्ट हुआ है, जिससे 7 डेड बॉडीज अभी मिली है और एक तो शायद सुबह भाग गए थे, जिनको एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से रेफ़र किया गया दिल्ली। और यहाँ 10 गाड़ियाँ फायर की लगी है, एम्बुलेंस। जो जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो गया। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई। एफएसएल सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री का बाहर से गेट बंद किया गया, बाहर से गेट बंद किया गया, 4 लोग मजदूर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जांच का विषय है कि बाहर फैक्ट्री बंद है, अंदर श्रमिक काम कर रहे हैं। क्रेकर्स कंप्लीटली बैन है, उसके बावजूद यहाँ पे क्रेकर्स बने भनक तक नहीं कर सकते। अमाउंट पे कभी कुछ कह सकते हो जब तो एफएसएल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी। चाकसू में हाईवे 52 पर टिगरिया कट के पास में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बंशीलाल योगी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राम रतन गंभीर रूप से घायल है। दोनों दूदू के गुढ़ा सायपुरा और बेतुन गांव के रहने वाले हैं। हादसे के बाद में चालक वाहन सहित फरार हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है, जबकि शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है।
पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो चाकसू की तस्वीरें जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है और जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि एक व्यक्ति घायल है और लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया है जहां पर ट्रीटमेंट जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, घायल की हालत देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये हादसा हुआ होगा। तो चाकसू का हाईवे 52 जहां पर यह हादसा होता है और एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके चलते एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक की हालत बेहद दर्दनाक है। बहुत ही जख्मी अवस्था में वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई। और देखिए, जब यह हादसा होता है वो इलाका जहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जोधपुर में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बोरानाडा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बिलाड़ा के रहने वाले गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल हुआ और मौके पर ही उसने दम तोड़ा। सूचना मिलते ही बोरानाडा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है और पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है। ब्लर करके ये तस्वीरें दिखाई क्योंकि बेहद दर्दनाक ये हादसा, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मारी और इसके चलते एक की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जख्मी है। लोगों की भीड़ यहां पर हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना क्षेत्र के भाटीवाड़ गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के सक्रिय नेटवर्क का भंडाफोड़ कर करीब 1.5 किलो अफीम बरामद की है। थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन के नेतृत्व में की गई दबिश के दौरान संदीप पुत्र सागरमल को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका भाई प्रदीप फरार हुआ, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई के समय परिवार की 3 महिलाओं ने विरोध किया, जिन्हें शांति भंग और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में हिरासत में लिया है। तलाशी में अफीम के साथ में पैकिंग सामग्री भी मिली है। जांच में सामने आया कि आरोपियों के पिता सागरमल ने पहले अवैध शराब और बाद में अफीम तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया था, जिसे उसकी मौत के बाद में बेटों ने संभाल लिया। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की है और पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। गुड़ागौड़जी पुलिस और हमारे डीएसपी के 2 कांस्टेबलों की सूचना पर हमने कीवाड़ गांव में एक कार्रवाई की है। उसमें एक सागरमल था जो अब डेथ हो चुका है, वो जाना माना तस्कर था पहले का। उसके 2 लड़के हैं संदीप और प्रदीप। हमारे पास सूचना आई थी ये अभी भी अफीम की सप्लाई करते हैं। हमने मुखबिरों से पता लगाया था कि आज अफीम डिलीवर करने वाला है, तो हमारी पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है और इसके घर पे उस सूचना पर दबिश देती है और हमें दोनों भागते हुए मिलते हैं। हमने एक को पकड़ते हैं तो उसके रामगढ़ में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर के एक बार फिर असंतोष खुल करके सामने आया है। रामगढ़ बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने एसडीएम बाबूलाल वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लंबित मामलों के जल्द निस्तारण की मांग की है। तो वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी कि अशोक शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीनों से किसान और अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक देरी की जा रही है। उनका आरोप है कि किसान अपनी जमीन नामांतरण और राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। एडवोकेट रोहिताश सैनी ने कहा कि एसडीएम पिछले करीब 1 महीने से रोजाना अपनी सीट पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वकीलों ने एक स्वर में कहा कि जब तक कार्यशैली में सुधार नहीं होगा, विरोध जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और तमाम जो यहां पर वकील एकजुट हुए, उनकी मांग है कि जो लंबित मामले हैं उनका समय पर निस्तारण किया जाए और एसडीएम की अनुपस्थिति पर यहां पर शिकायत भी की गई है और कार्यशैली में जब तक सुधार नहीं होगा
ये चेतावनी दी है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। मामला ये है कि रामगढ़ के एसडीएम लोगों के, काश्तकारों के, वकीलों को काम को रोक कर बैठे हैं। 2 महीने से फाइलों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। इससे वकीलों में और आमजन में भारी रोष है। वकीलों ने सभी ने निर्णय किया है कि जब तक एसडीएम साहब अपने कार्य और व्यवहार और शैली को नहीं सुधारते हैं, काम नहीं करते हैं लोगों का, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। देखिए, रामगढ़ उपखंड में गत कई सालों से लगातार स्थायी एसडीएम नहीं लग पा रहा। अपनी मर्जी से सरकार एसडीएम बनाकर भेज देती है और ऐसे अधिकारी बनाकर भेज रही है, ना पब्लिक के बारे में कुछ समझते हैं, ना आमजन के बारे में समझते हैं, ना पीड़ित पक्ष की पीड़ाओं को समझते हैं। 80 साल का अगर बुजुर्ग आदमी आ जाए कोई दरखास्त लेकर के, ना वो दरखास्त को अपने पास रख लेता है। अब वो बेचारा 5 दिन चक्कर काट तक दरखास्त गई कहाँ मेरी। वकील कोई पेश करते हैं कोई दावा, 15 दिन से पहले उसमें सुनवाई नहीं करता, स्टे जारी करता है तो उसके लिए फिर तरह तरह कंडीशन लगा देता है। किसी दावे में 50 पार्टियों पक्षकार हों और 50 के लिए रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर देता है तो 6,000 रुपये लगते कम से कम। हम विकसित देश भारत के निवासी हैं और इस विकसित देश में आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से गुड गवर्नेंस का सपना वो साकार करके और विश्व में विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उस राह पर पूरा भारतवर्ष का एक प्रत्येक नागरिक अग्रसर है। इस तरीके से राजस्थान में भजनलाल जी काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके बावजूद रामगढ़ में इस तरीके का एक भ्रष्ट अधिकारी आना, और वो सबसे बड़ी बात वो किसानों का और मजदूरों का जिस तरीके से यहाँ मुकदमे चल रहे हैं, वो मुकदमे किसको नहीं पता है। 80 साल का 90 साल के बुजुर्ग सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, और वो 1 मिनट भी पिछले 2 महीने से जिस तरीके से उन्होंने पूरी कार्यालय की रूपरेखा बताई है कि वो 1 मिनट बैठना नहीं चाहते कार्यालय की सीट पर। कहाँ जाएगा किसान? 2.5 लाख किसान विधानसभा रामगढ़ के जो डेली रोजाना सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये इंतजार करते हैं कि वो कब अपना फील्ड का काम खत्म होंगे, और जैसे 6:15 बजते हैं उनकी गाड़ी। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क, एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंकाकर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में जोरदार इवेंट्स करके बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है
आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, नए जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं। मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के राजगढ़ के गांव वीरपुर के रहने वाले सीटीआई यशवंत मीना ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। मगध एक्सप्रेस 20801 में ड्यूटी के दौरान उन्हें कोच एआई में 54,300 रुपए लावारिस हालत में मिले। मीना ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों से पूछताछ की और सुरक्षा की दृष्टि से धनराशि अपने संरक्षण में ली। जीआरपी कर्मी नुमान खान की उपस्थिति में उचित सत्यापन के बाद ये राशि उसके वास्तविक स्वामी को सुरक्षित सौंप दी गई। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजनीश अग्रवाल ने मीना की ईमानदारी की सराहना की और इसे रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। रेल प्रशासन ने इस घटना को यात्रियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने वाला सराहनीय कदम करार दिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक व्यक्ति को एक बड़ी राशि मिलती है ट्रेन के अंतर्गत और उसे वो सुरक्षित रखता है और लौटा देता है। 12 में बजट घोषणाओं को लेकर के आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केलवाड़ा में निर्माणाधीन 220 केवी जीएसएस में कथित घटिया निर्माण के सवाल पर कहा कि यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो जांच कराकर निर्माण तुड़वाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों और संवेदक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी लेवल पर समझौता नहीं होगा और जहां भी मानकों का उल्लंघन मिलेगा कार्रवाई निश्चित है। इस बीच सामने आया कि 12 में विद्युत विभाग के सिविल कार्यों की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता दिनेश यादव और सहायक अभियंता प्रियंका शर्मा के पास है, जबकि निर्माण स्थलों पर कार्य लागत, निर्माण और समापन तिथि, फर्म का नाम और जिम्मेदार कार्मिकों का विवरण दर्शाने वाले बोर्ड नहीं लगे होने से पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रसारण और सिविल कार्य अलग अलग अधिकारियों के अधीन होने के बावजूद कोऑर्डिनेशन और निगरानी को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। ट्रांसमिशन की कमी है, हम दिन में लाइट देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे 33 केवी के नया जीएसएस हमने किया, 220 का एक शुरू किया, अब वो चालू होंगे, जब वहाँ ट्रांसमिशन आएगा तब वो हम दे पाएंगे, तो वो संभव है, हो नहीं रहा ना। इसलिए तो ये इतने जीएसएस हमने जो स्वीकृत किए हैं, किशनगंज साहब में सबसे ज्यादा जीएसएस स्वीकृत हुए हमारे 132 के ट्रांसमिशन के। हाँ, ओवरलोड है ना, तो वही ओवरलोड तो वो जब खत्म होगा जब हमारा ये जीएसएस नए बनेंगे, उसी पे हम चल रहे हैं। तो वो वही हमारी प्रायोरिटी है। पिछले कांग्रेस के शासन में इन्होंने नए जीएसएस बनाए नहीं, तो वो कहाँ से लाइट दे पाएंगे। करौली के सपोटरा के आम बस्ती दयारामपुरा के तत्वाधान में एक दिवसीय लोकगीत कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इसमें गायक कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित शानदार रचनाओं की प्रस्तुति दी और लोक कलाकारों ने अपनी शैली में भारतीय संस्कृति पर आधारित लोकगीत सुनाकर भारतीय संस्कृति को जीवंत भी किया। इस मौके पर कन्हैया दंगल सुनने के लिए काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर पहुंचती है। ग्रामीणों ने बताया कि कन्हैया दंगल में जीरोता, पटपरी, घुरासी की गायक पार्टियों ने भाग लिया। कन्हैया दंगल के समापन पर गांव के पंच पटेलों और कमेटी सदस्यों ने पार्टियों के कलाकारों का माला और साफा पहना करके स्वागत किया, तो वहीं कन्हैया दंगल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गांव के युवाओं ने संभाली।
बलरामपुर की बात कर लेते हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर, एसडीएम पर लगा मारपीट करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके की एक घटना बताई जा रही है। बक्साइट के अवैध खनन की जानकारी पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे एसडीएम ने हंसपुर गांव के रहने वाले के साथ मारपीट की। ग्रामीण की मौत हुई। मृतक के शव को कुसमी अस्पताल पहुंचाया है। एसडीएम से थाने में बैठाकर पूछताछ भी चल रही है। बलरामपुर एसपी बोले, कोई भी सरकारी अधिकारी घटना में शामिल होगा तो उन पर एफआईआर भी होगी। एसडीओपी और थाना प्रभारी मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव के पड़ोसी जिले के मोहंदी गांव स्थित जय केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को आग लगने का मामला देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक आगजनी के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन आग की लपटों को देख करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आग की वजह से काफी नुकसान हुआ होगा। तो राजनांदगांव की तस्वीरें आप देखिए। धुएं का काला उड़ता गुबार कितना ऊंचा, और ऐसे में इन तस्वीरों को देख करके हम अंदेशा लगा सकते हैं कि यहां पर आग ने कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। और चलिए छत्तीसगढ़ की ही हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। वे हेलीकॉप्टर से पौड़ी फुटबॉल ग्राउंड पहुंचेंगे और इसके बाद पुलिस लाइन ग्राउंड बैकुंठपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री कार से गढ़ेलपारा और कुड़ेली के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को सर्किट हाउस बैकुंठपुर पहुंचेंगे। तो वहीं झुमका बोट क्लब में ओपन एयर थिएटर के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वे मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई की पूरी तरह से तैयारियां भी की है। साथ ही उनका रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में तय है।